व्यंग के उन्नयन के लिए समर्पित व्यंग धारा समूह व्यंग रचनाओं और विभिन्न विषयों पर सारगर्भित विमर्श के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों शुरू की गई ऑनलाइन लाइव व्यंग पाठ श्रृंखला को उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला है। अब व्यंग धारा एक और कार्यक्रम व्यंग वीडियो लेकर उपस्थित है, जिसमें हर सप्ताह आप देश के चर्चित व्यंगकारों की रचनाओं का आनंद उन्हीं की आवाज में ले सकेंगे। व्यंग पुरोधाओं की व्यंग भी समय समय पर इस कार्यक्रम में सुनने को मिलेंगे। व्यंग धारा वीडियोस के प्रसारण में प्रस्तुत हैं आज के समय के चर्चित व्यंग्यकार वरिष्ठ साहित्यकार देवकिशन राजपुरोहित जी। देवकिशन जी का जन्म 6 अक्टूबर 1944 को चंपाखेड़ी राजस्थान में हुआ था। पेशे से शिक्षक एवं पत्रकार रहे देवकिशन जी ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में विपुल सृजन किया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में 3 उपन्यास त्रिवेणी, पगली एवं बबली, 2 कहानी संग्रह ममता व कठपुतली, 1 व्यंग संग्रह मंत्री का बंगला तथा 1 नाटक सगत शामिल हैं। इनके साथ ही उनकी बाल साहित्य में सुनो कहानी व 2 संस्मरणात्मक पुस्तकें स्मृतियों के गवाक्ष व कैसे भूलूं भी प्रकाशित हुई हैं। राजस्थानी भाषा में भी उनके उपन्यास, कहानी संग्रह, व्यंग संग्रह, एकांकी संग्रह व संस्मरण आदि पर 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हुई हैं। रंगमंच, दूरदर्शन और फिल्मों में भी देवकिशन जी ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। उज्बेकिस्तान, यूएई, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और इंग्लैंड की साहित्यिक यात्राएं, अनेक सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित, जिनमें प्रमुख हैं मारवाड़ रत्न अलंकरण, शिवचंद्र प्रतिया पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ साहित्य पुरस्कार आदि। उनके साहित्यिक अवदान पर अब तक 2 पीएचडी व 2 एमफिल हो चुकी हैं। आइए सुनते हैं उन्हें उन्हीं की आवाज में। मैं देवकिशन राजपुरोहित, सूर्य सदन चंपाखेड़ी, जिला नागौर, हाल बीकानेर। मेरे व्यंग का शीर्षक है गुजारा भत्ता। आज अदालत बेरोजगार युवकों से खचाखच भरी हुई थी। वकीलों का जन्मगट लगा हुआ था। अभी तक न्यायाधीश के आने का समय नहीं हुआ था। आज दिनेश के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई आरंभ होनी थी। दिनेश बेरोजगार युवक था तथा उसकी ओर से अनेक वकील बिना मेहनताना लिए मुकदमा लड़ने को तैयार हो गए थे। दिनेश ने अदालत से भी वकील उपलब्ध कराने की दरख्वास्त दी थी, जिसे स्वीकार करते हुए वकील उपलब्ध करा दिया गया था। वकील का नाम था हरिशंकर पुरोहित। बार में भी पुरोहित नाम से ही प्रख्यात थे। न्यायाधीश पधार गए। उनके दरबार ने कुर्सी खिसकाकर उन्हें विधिवत रूप से पदासीन होने में मदद की। सफ़ेद दूध या बाल और सुंदर गौरवर्ण न्यायाधीश ने आसन पर बैठते हुए अभिवादन स्वीकार किया और चश्मा उतार कर बिना किसी पत्रावली को देके अपने सहायक को संबोधित किया। संबोधन इतना धीमा था कि सिवाय उनके सहायक के कोई नहीं सुन सकता था। न्यायाधीश के सहायक ने अपने पास खड़े आवाज़ देने वाले को कुछ कहा। आवाज़ देने वाले ने न्यायालय के कमरे के बाहर जाकर आते में खड़ा होकर 3 बार आवाज़ लगाई, दिनेश शर्मा, दिनेश शर्मा, दिनेश शर्मा। ये आवाज़ लगाने की औपचारिकता पूरी कराया था। दिनेश और उसके सभी वकीलों के साथ ही वकील पुरोहित भी पहले से ही उपस्थित थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने पूरा प्रकरण एक ही बैठक में सुनने का मानस बना लिया था। सरकारी वकील भी मुस्तैदी के साथ उत्तर प्रत्युत्तर बहस और जिरे के लिए अपने सहायक के साथ उपस्थित थे। दिनेश को न्यायाधीश ने अपना प्रकरण स्वयं स्पष्ट करने की छूट दे दी। दिनेश के प्रत्येक प्रश्न पर सरकारी वकील प्रत्येक प्रश्न कर सकते थे। ये व्यवस्था देने के बाद न्यायाधीश ने मामला सुनना आरंभ किया। मैं दिनेश कुमार शर्मा, MA PhD तक पढ़ा हुआ हूँ। मैंने 28 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। मैं बेरोजगार और बेकार हूँ। माता पिता मजदूरी करते थे, वे अब वृद्ध हो गए हैं। हम परिवार में मात्र 3 प्राणी हैं। मुझे नौकरी दी जाए। सरकारी वकील बोला, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की जानी चाहिए। सरकार सभी शिक्षकों को नौकरी नहीं दे सकती, अतः आप भी मजदूरी कीजिए। मजदूरी करने में शर्म कैसी? दिनेश बोला, मैं कई बार मजदूरी करने गया। मुझे कोई भी मजदूरी पर इसलिए नहीं ले जाते कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मजदूरी के लिए अनपढ़ मजदूरी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मैंने कई ठेकेदारों, कारीगरों और चलुओं से बात की कि मुझे मजदूरी पर अपने साथ ले जाएं,
किंतु अनपढ़ व कम पढ़े लिखे इतना पढ़ा लिखा मजदूर अपने साथ रखना नहीं चाहते। सरकार से आप चाहें तो मैं मजदूरी के लिए तैयार हूँ, अतः आप मुझे सरकार द्वारा मजदूर व उसके समकक्ष किसी भी पद पर नियुक्ति दे दें। सरकारी वकील ने कहा, सरकारी पदों पर नौकरियों में प्रतिबंध लगा हुआ है, सरकार आपको नौकरी नहीं दे सकती। आप खेती क्यों नहीं करते? खेती पर हमारे देश की 80% आबादी निर्भर है। दिनेश बोला, आपका सुझाव भी मुझे पूर्णतः स्वीकार है। मैं भूमिहीन हूँ, सरकार मुझे भू आवंटन कर दे तो मैं खेती का व्यवसाय करने को तैयार हूँ। सरकारी वकील निरुत्तर हो गया। बेरोजगार युवकों ने एक बार हर्ष ध्वनि की। अदालत में कानाफूसी शुरू हो गई। न्यायाधीश ने सभी को शांत होने का न्याय दंड बजाकर आदेश दिया। अदालत में फिर सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने दिनेश को अपना अनुरोध करने का आदेश दिया। दिनेश बोला, सरकार हुजूर नौकरी नहीं दे सकती, भूमि सरकार के पास है नहीं, तो फिर मुझे जीवित रहने के लिए सस्ता और सुगम उपाय है भिक्षावृत्ति का लाइसेंस दे दिया जाए। मैं समझता हूँ इस व्यवसाय से मैं अपने 3 सदस्यों के परिवार का भरण पोषण कर सकूँगा। सरकारी वकील ने दलील दी। भिक्षावृत्ति उन्मूलन के अंतर्गत सरकार ने भिक्षावृत्ति को अपराध माना है, इसलिए भिक्षावृत्ति का कोई लाइसेंस अथवा लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। मैं अदालत से अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्रकरण पर समय बर्बाद न करें तो उत्तम। न्यायाधीश थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, किंतु जीवित रहने के लिए परिवार को रोटी तो प्राप्त करनी ही होगी। प्रार्थी की पूरी बात सुनना हमारा प्रथम कर्तव्य है। न्यायाधीश ने दिनेश को दूसरा उपाय बताने को कहा। दिनेश बोला, सम्माननीय महोदय, रोटी के लिए मजदूरी, खेती और भिक्षावृत्ति के अलावा कई रास्ते हैं, यदि आज्ञा हो तो अनुरोध करो। न्यायाधीश बोले, हाँ निसंकोच कहो, तुम्हारी सभी बातें तसल्ली से सुनी जाएगी। हाँ, अनुचित और असंवैधानिक मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। कहो, अपनी अगली मांग बताओ, अपना अगला सुझाव करो। दिनेश ने कहना आरम्भ किया, हुजूर, है तो असंवैधानिक, किंतु चोरी करने का यदि सरकारी वकील बीच में बोल पड़ा, क्या तुम चोरी का लाइसेंस चाहते हो? पढ़े लिखे होकर ऐसी बात करते हो, वह भी न्यायालय में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दिनेश बोला, मेरा परिवार भूख से मर रहा है, रोजाना सैकड़ों चोरियां हो रही है। सरकार जब भूखमरी मिटा नहीं सकती और चोरी रोक नहीं सकती तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। चोरी अपराध है, मुझे पता है, इसलिए मैंने चोरी की नहीं, किंतु भूख मुझसे ये कार्य करवा सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं सरकार का ध्यान अदालत के माध्यम से इस समस्या की ओर खींचूं। न्यायाधीश थोड़े मुस्कुराए। कार्यवाही रोचक हो रही थी। न्यायाधीश ने दिनेश को अपना कथन जारी रखने की आज्ञा दी। दिनेश बोला, हुजूर, चोरी करना महापाप है। मैंने बचपन में पढ़ा था, सरकार भी चोरी को अपराध मानती, किंतु भूख से रोकने के लिए रोटी आवश्यक है, रोटी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। न्यायाधीश बोले, तुम्हें सभी सुझाव बताने की छूट है, बोलो अपना अगला सुझाव बताओ। संभव होता है निश्चित अदालत तुम्हारी मदद करेगी। दिनेश बोला, सुझाव तो है, किंतु कानून और नैतिकता दुआई देकर अभी सरकारी वकील फिर अपना उपदेश देते हुए दलील देंगे, फिर मैं अपना पक्ष आपके समक्ष रख कर ही जमूंगा। न्यायाधीश बोले, हाँ, अवश्य अपनी बात कहना तुम्हारा अधिकार है, मानना न मानना हमारे विभाग और अधिकार है। कहो, निसंकोच होकर कहो। अदालत ये शिक्षित और भूखे बेरोजगार की व्यथा सुनना चाहती है, बोलो। दिनेश बोला, मान्यवर, आज सैकड़ों नहीं हजारों बेरोजगार डकैती से अपना गुजारा करते हैं। यदि मुझे डकैती करने का, डाका डालने और लूट खसोट करने का सरकारी वकील फिर भी पड़ा, बीच में बोला, कैसी बेतुकी और आपराधिक मांग रखे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं? दिनेश भी बीच में बोल पड़ा, मालूम है कि डकैती कानून और अपराध पे है ही, जोखिम भरा काम भी है, किंतु इसके अतिरिक्त जीवित रहने का उपाय भी तो नहीं है। आप कहते हैं मजदूरी और नौकरी मिल नहीं सकती, खेती के लिए जमीन दी जा नहीं सकती, भिक्षावृत्ति, चोरी और डकैती कानूनी अपराध है, फिर क्या करें? कुछ तो सरकार की ओर से भी उपाय बताइए। किसी ने कहा है, बुभुक्ष से किम न करो पाप, भूखा कौन सा पाप नहीं कर बैठा, बताइए मैं क्या करूँ? सरकारी वकील बोला, आप और भी तो कोई सुझाव दे सकते हैं। न्यायाधीश गंभीर रूप से बहस सुन रहे थे। दिनेश और सरकारी वकील की झड़प के बाद दोनों चुप हुए थे। न्यायाधीश ने दिनेश को अगली बात जारी रखने को आदेश दिया। दिनेश बोला, मान्यवर, अब मैं अपना अंतिम निवेदन कर रहा हूँ। न्यायाधीश बोले, हाँ कहो।
दिनेश बोला, हुजूर अब जीकर क्या करेंगे, हम बेरोजगार और बेकार लोग इस धरती पर बोझ की सिवाय क्या है, घुट घुट मरने के बजाय यदि मर जाएं तो सरकार का कौन सा घाटा होने वाला है। कहते कहते रुक गए। न्यायाधीश बोले, कहो रुक क्यों गए। दिनेश बोला, हुजूर हम तीनों प्राणी, मैं, मेरी माँ व पिता, अब बिना रोटी तड़प तड़प मर गए हैं। अखबार वाले छापेंगे 3 प्राणी भूख से मर गए, सरकार की बदनामी होगी। सरकार कहेगी भूख से नहीं मरे, फिर जांच होगी, हजारों रुपए खर्च होंगे। इससे तो तय है कि हमें मरने की आज्ञा प्रदान कर दी जाए और बिना दर्द तुरंत मरने की कोई दवा, उपाय या उपकरण प्रदान कर दिया जाए। हम जीकर क्या करेंगे। सरकारी वकील जो ही बोलने लगा, न्यायाधीश ने रोक दिया। न्यायाधीश बोले, आप जो कहते हैं सरकार को पता है, आत्महत्या या हत्या अपराध है, किंतु जब भूख से तड़प मरने को मजबूर होते हैं तो वे आत्महत्या ही करें। प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा की प्रार्थना पत्र पर न्यायालय इस प्रकार निर्णय देती है, सरकार प्रार्थी को उसकी योग्यता के अनुरूप कोई नौकरी दे और जब तक प्रार्थी को नौकरी नहीं दी जाती तब तक उसके परिवार के भरण पोषण के लिए प्रति सदस्य 2,000 रुपये की दर से 6,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता दिया जाए। ये गुजारा भत्ता इसी माह से आरंभ हो, आदेश की तुरंत पालना की जाए। फैसला सुनाकर न्यायाधीश उठ खड़े हुए।